इस प्रकार है जैसे, माफ कीजिएगा, पर ये इस प्रकार है जैसे कि अपनी माँ को बोलना कि तुम बस एक खाना बनाने की मशीन हो और कुछ नहीं। कोई प्रेम नहीं, कोई संवेदना नहीं। जल का स्तर, जो पृथ्वी के नीचे जल का स्तर कम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। अचानक से कहीं सूखा पड़ रहा है वो ठीक होगा। अचानक से कहीं बाढ़ आ रहा है वो ठीक होगा। हमारी मिट्टी का लुप्त होना रुक जाएगा, मरुस्थल बनना रुक जाएगा। जलवायु जो बहुत ही हानिकारक रूप से बदल रही है वो ठीक हो जाएगा। नमस्कारम, मेरा नाम अंकित है और मैं आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष एक चीख सी पुकार रखने आया हूं। एक ऐसी पुकार जिसे शायद हम सुन नहीं पा रहे हो, या हम सुन के अनसुना कर रहे हैं, या हमारी कानें उतनी संवेदनशील नहीं है कि हम उसको सुन पाएं, या कहें तो हमारे दिल में उतनी संवेदनशीलता नहीं है कि हम उसे महसूस कर पाएं। 1 साल से पूरे विश्व में मिट्टी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे विश्व के जनता को हमारी मिट्टी की हो रही गुणवत्ता में कमी के बारे में जागरूक करने के लिए चलाया गया। हमारी मिट्टी जो दिन प्रतिदिन मरुस्थल में तब्दील होती जा रही है, रेत बनती जा रही है, बालू बनती जा रही है, उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना था। यह अभियान सतगुरु जक्की वासुदेव के नेतृत्व में ईसा फाउंडेशन और कॉन्शियस प्लैनेट के अंतर्गत चलाया जा रहा था। इस अभियान की शुरुआत में सतगुरु पूरे विश्व के यात्रा के लिए निकले थे। उन्होंने 27 देशों की यात्रा की, 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया, और वो भी 100 दिनों में। इसका मतलब अगर हम एवरेज देखें तो पर डे, हर दिन वो लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे और सरकारों को जगा रहे थे। इस यात्रा के दौरान लगभग उन्होंने 691 इवेंट्स किए थे। तो हर दिन हम सोच सकते हैं कि कितना सारा इवेंट्स हो रहा होगा पूरे विश्व में। तो उन्होंने सरकारों को जगाया, उनको जागरूक किया, वहां की जनता को जागरूक किया कि हमारी मिट्टी असल में कहां जा रही है, हम अपने पूरे विश्व की दिशा को कहां लेके जा रहे हैं। वो बहुत ही दुख भरा मंजर होगा अगर हम भविष्य में मुड़ के अगर जाके देखें अभी कि हम कैसा है वहां पे, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना तकलीफ है इस पृथ्वी पे। तो अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसे मैंने स्वयं लिखा है। इस कविता का नाम है भारत की यात्रा। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध, शिवाजी महाराज का अदम्य साहस रूप, झांसी की रानी की विस्फोटक क्रांति, मंगल पांडे की अंग्रेजों से बागी, भगत सिंह की देश के लिए फांसी, सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजों को सीधी चेतावनी, चंद्रशेखर आजाद के प्राणों की आहुति, सरदार पटेल के लौह पुरुष की निशानी, महात्मा गांधी की अहिंसा एवं बलिदानी, डॉक्टर अंबेडकर की संघर्ष कहानी। कितना नाम मैं लेता जाऊं गिनना संभव होगा नहीं, ऐसे महान हजारों ने सींचा है इस धरती को अपने रक्तों से कभी। भारत की यात्रा सरल न थी, लाखों ने है अपने प्राण दिए। आज इस भारत को हम देखें, उस प्रेम और आशा में वो शहीद हुए। आओ उन्हें विश्वास दिलाएं, हम एक भव्य भारत बनाएं। आओ उन्हें विश्वास दिलाएं, हम एक भव्य भारत बनाएं। इस भारत के निर्माण के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बहुत तकलीफ सहे हैं, कष्ट सहे हैं, तब हमें जाकर यह भारत इस रूप में मिला है। और यह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ ना हो, मजबूत ना हो। हम सब के सामने एक महान अवसर है और जिम्मेवारी भी कि हम अपनी इस पृथ्वी के लिए, इस अभी की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास अभी 2 मौका है या 2 तरीका है। या तो हम बस शिकायत करते रहें, दोष देते रहें एक दूसरे को, तकलीफ में रहें, या समाधान का एक हिस्सा बने। अगर हम समाधान का हिस्सा बनेंगे तो ये पृथ्वी जिस दिशा में जा रही है, अगर हम भविष्य में जाके देखें जिस तरीके से पृथ्वी खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है,
उसको हम एक सुंदर रूप दे सकते हैं, और हम भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमको खुद पे गर्व महसूस होगा, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, अफसोस नहीं। तो आखिर में परेशानी है कहां, मिट्टी के साथ हो क्या रहा है? तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा उसके बारे में। हमारी पूरे विश्व की मिट्टी धीरे धीरे करके बालू बनते जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से मिट्टी को मिट्टी कहलाने के लिए उसमें जैविक सामग्री कम से कम 3 से 6% होना चाहिए, कम से कम 3 से 6%। लेकिन पूरे विश्व की मिट्टी में अगर हम देखें तो अभी वो जैविक सामग्री लगभग 0.5% के अराउंड है, यानी जो उसकी मिनिमम मात्रा है उससे भी 2.5% कम। जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर हम इतना मिट्टी लें, इतना हैंडफुल मिट्टी लें, तो उसमें पूरी दुनिया की जनसंख्या से ज्यादा सूक्ष्म जीव हैं, थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े हैं। अब इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को, कीड़ों को खाने के लिए जैविक सामग्री की आवश्यकता होती है, और वो जैविक सामग्री हमारे खेती के तरीके से खत्म होते जा रही है। अब इसका उदाहरण में दूं तो दुनिया की 52% मिट्टी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें 3% भी जैविक सामग्री नहीं है, वो 0.5% के राउंड है। 52% मिट्टी। हर 1 सेकंड में 1 एकड़ जमीन बालू बन रही है, डिग्रेड हो रही है, और 5 सेकंड में देखें तो 5 एकड़, यानी हम हर 5 सेकंड में, अभी से अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5, इतने सेकंड में एक फुटबॉल के स्टेडियम की बराबर की जमीन रेत में तब्दील हो चुकी है, बालू बन चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी से 60 साल बाद अगर हम जाए, यानी 2080, तो हमको दुनिया के हर जगह पे बालू और रेत ही दिखाई देगा, यानी कि कहीं पे भी खेती नहीं हो पाएगी। 2080 के बाद हम दुनिया में किसी भी क्षेत्र में खेती नहीं कर पाएंगे। कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2050 तक लगभग दुनिया की 90% मिट्टी खराब हो चुकी होगी, खेती के लायक लगभग नहीं होगी। 2045 तक अभी के हिसाब से 40% खाना कम हो जाएगा। अब 40% खाना कम, और हमारी जनसंख्या उस समय कितनी होगी? 9 अरब। यानी अभी के हिसाब से हम लोग 100 करोड़ लोग ज्यादा और खाना 40% कम। अब सोचिए कि उस समय एक कैसा मंजर होगा। हम गृह युद्ध लड़ रहे होंगे अपने अपने देशों में, अपने अपने शहरों में खाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत की 63% मिट्टी में ये जैविक सामग्री 0.5% से कम है। 63% मिट्टी, यानी भारत की मिट्टी कहलाने लायक नहीं है, खेती के लायक नहीं है। अब उसका एक उदाहरण दूं मैं, तो अगर हम 1990 में जाएं, अभी से 100 साल पहले, तो अगर हम उस समय 1 संतरा खाते हैं, बस 1, और अभी हम 8 संतरा खाएं, तो हमें सेम न्यूट्रिशन मिलता है, सेम पोषक तत्व मिलता है। यानी 8 संतरा खा के हम 1 संतरे के बराबर पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं। अभी अगर हम दुनिया के लोगों को देखें तो 2 बिलियन लोग, यानी 800 करोड़ में से 200 करोड़ लोग लगभग किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी में है, किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी में है। ये जो मिट्टी खराब हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग और हमारा जो वायुमंडल का बदलाव है, उसके लिए 40% जिम्मेवार है। यानी कि अगर हम मिट्टी को ठीक कर लें तो हम 40% ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को ठीक कर सकते हैं। और एक सबसे झकझोर देने वाली बात, जो बहुत ही पीड़ादायक है, कि पिछले 20 साल में अगर हम मुड़ के देखें तो लगभग पूरे विश्व में 3 लाख किसानों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है। 3 लाख। वो लोग जो हमें हर दिन खाना खिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जिसके पास अपना घर चलाने के लिए, अपने घर के लोगों को कम से कम खिलाने के लिए कुछ हो, तो वो सुसाइड क्यों करेगा, आत्महत्या क्यों करेगा? तो अभी हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अभी मिट्टी पे काम शुरू करें, मिट्टी को ठीक करना शुरू करें, तो अगले 15 से 20 साल में हम कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मिट्टी को ठीक करने का, जो जैविक सामग्री का रिक्वायरमेंट है 3 से 6%, वो हम दुनिया के अच्छे खासे जमीन पे लेके आ सकते हैं 15 से 20 साल के अंदर में, अगर अभी से काम शुरू करें तो। लेकिन अगर हम रुक गए, 35 साल रुक गए, 40 साल रुक गए या 30 साल रुक गए,
तो ये जो 15 से 20 साल में जो चीज ठीक हो रही थी, इसी चीज को ठीक होने में अब 150 से 200 साल लगेगा, यानी एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब सोचिए 150 से 200 साल तक मिट्टी को ठीक होने में लगेगा, तो उस समय लोगों को जो भूख लगेगा, जो खाना नहीं मिलेगा, उसमें भूखमरी का जिम्मेवार कौन होगा? तो अब समाधान क्या है? देखिए, मैं थोड़ा बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन समाधान सिर्फ इन बातों से नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत समाधान क्या है? हम मिट्टी को कवर करके रखेंगे। मिट्टी जितना समय हो हरी भरी रहे, कवर्ड रहे, पौधों से भरी हो। हम एक प्रकार की खेती कर रहे हैं, बस एक प्रकार की खेती करते जा रहे हैं उस जमीन पे, तो हमको खेती को बदल बदल के करना है। एक अनाज लगाया, फिर दूसरा अनाज लगाया। इंटेंसिव फार्मिंग यानी जो सघन कृषि है, उसने पूरे मिट्टी का जो ये बर्बादी हुआ है, जो जैविक सामग्री का लॉस हुआ है, उसमें 40 से 60% जिम्मेवार हमारी इंटेंसिव फार्मिंग है। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब मशीनों का प्रयोग करना, केमिकल्स का प्रयोग करना। लेकिन अभी हम अचानक से केमिकल्स का प्रयोग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक से केमिकल्स को बंद करेंगे तो हमको कल से परसों से अपने शहरों में खाना मिलना बंद हो जाएगा। हमको मिट्टी के गुणवत्ता को बढ़ाना है, और मिट्टी की गुणवत्ता जैसे ही धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, हमारा केमिकल्स का प्रयोग वैसे ही कम होता चला जाएगा। यानी मिट्टी में हमको जैविक सामग्री बढ़ाना है। और जैविक सामग्री बढ़ाने का दो ही तरीका है। पूरी दुनिया में दो ही चीजें जैविक है, या तो प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट, यानी पौधों का अपशिष्ट और जानवरों का अपशिष्ट। पेड़ पौधों के पत्ते, गाय भैंस के गोबर, ये सब मिट्टी में जाने चाहिए, ताकि मिट्टी को जैविक सामग्री मिले और वहाँ के सूक्ष्म जीव को खाना मिले, भोजन मिले, और वो जिंदा हो, उनकी आबादी बढ़े। अगर हम मिट्टी को ठीक करते हैं तो उससे क्या लाभ होने वाला है? सबसे पहले तो लाभ किसानों को होगा। अगर ये अभी रिसर्च में देखा गया है कि अगर हमारी मिट्टी को हम ठीक करते हुए खेती करते हैं, तो किसानों की आय कुछ सालों में 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी, या उससे भी अधिक बढ़ जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हम अपने शहरों में देख रहे हैं, गाँव में देख रहे हैं कि धरती से पानी कम होते जा रही है। अगर मिट्टी बंजर हो, ठोस हो, क्योंकि बंजर मिट्टी ठोस हो जाती है, तो अगर पानी उस पर गिरता है, बारिश हुई, तो वो बारिश का पानी ऊपर ही तैरते रहेगा, वो धरती के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पथरीला मिट्टी है। लेकिन अगर उसमें जैविक सामग्री हो, उसमें कार्बन अच्छा खासा हो, तो वो मिट्टी झरझरा हो जाती है, यानी पोरस हो जाती है। तो उस पानी को, जो बारिश का पानी है, उसको सोख के स्पॉन्ज की तरह धीरे 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 धरती में भेज देती है, और इससे हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता जाता है, सही रहता है। अभी एक वो उसका रिसर्च है कि अगर हम हर साल 0.4% मिट्टी में कार्बन बढ़ाते हैं, हर साल 0.4%, तो मिट्टी में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 37 ट्रिलियन लीटर तक बढ़ जाती है। यानी हर साल हम 37 ट्रिलियन लीटर ज्यादा पानी मिट्टी में जमा कर पाएंगे, ग्राउंड वाटर में भर पाएंगे, अगर हम 0.4% कार्बन बढ़ा पाए। अब ऐसे ही सोचिए, अगर 0.8 बढ़ा दिया तो 37 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 74 ट्रिलियन लीटर पानी हम धरती में जमा कर पाएंगे। अभी देखें तो ये जो खेती है, लगभग पूरे विश्व में 12,000 साल से की जा रही है। 12,000 साल तक सब कुछ शानदार और बढ़िया चल रहा था, लेकिन 40 से 45 साल पहले हमको विज्ञान मिला, रिसर्च मिले कि हम कैसे अब खेती से ज़्यादा उपज ले सकते हैं अपने खेतों से, और हमने केमिकल्स का प्रयोग किया, हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का खूब प्रयोग किया, और उसके कारण हमने मिट्टी को बस एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया, संसाधन के रूप में देखा। इसके कारण हुआ क्या? हमारी चेतना गिरती गई, और हम ये भूल गए कि वो हमारी माँ है। ये इस प्रकार है जैसे, माफ कीजिएगा, पर ये इस प्रकार है जैसे कि अपनी माँ को बोलना कि तुम बस एक खाना बनाने की मशीन हो और कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई संवेदना नहीं। ये हमारे लिए पीड़ादायक है, और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, बंद करके अपने आंखों को देखना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी दुनिया में लगभग 10% लोग भूखे पेट सो रहे हैं अभी। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में खाने की कमी है, भोजन नहीं है, खाना पर्याप्त है, लेकिन हमारी चेतना में कमी है। शायद हमारे अंदर उतना प्रेम नहीं है कि हम, जो हमारे पास खाना बर्बाद हो रहा है, हम उसको वहां तक पहुंचा पाए जहां पे लोग भूख से मर रहे हैं।
अब सोचिए कि जब आगे खाना नहीं मिले तो हमारी क्या स्थिति होगी। अभी जब 10% लोग भूखे हैं। बिहार की मिट्टी के बारे में देखें तो बिहार की मिट्टी में भी आयरन, कॉपर, सल्फर, बोरॉन सब कुछ लगभग लगभग 50% अपनी मात्रा से कम है। जितना होना चाहिए उससे 50% कम। यानी बिहार के माटी के भी हाल ठीक नहीं है, बहुत खराब स्थिति बा। मिट्टी बचाओ अभियान से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है? तो हमारी मिट्टी का लुप्त होना रुक जाएगा, मरुस्थल बनना रुक जाएगा, जलवायु जो बहुत ही हानिकारक रूप से बदल रही है वो ठीक हो जाएगा, जल का स्तर जो पृथ्वी के नीचे जल का स्तर कम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, अचानक से कहीं सूखा पड़ रहा है वो ठीक होगा, अचानक से कहीं बाढ़ आ रहा है वो ठीक होगा, भविष्य में होने वाली भूखमरी वाली तबाही को हम रोक सकते हैं। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि हम खुशहाल रहेंगे, शानदार रहेंगे। एक ये जो विशेष परेशानी है ये इसलिए आई है क्योंकि हम मिट्टी को अंग्रेजी में रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि मिट्टी रिसोर्स है या सोर्स है? मिट्टी संसाधन नहीं है, मिट्टी हमारी स्रोत है, हमारा मूल है। हम सब उससे उत्पन्न हुए हैं और हम उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स। तो ये हमारी शायद जो दृष्टिकोण है हमारा देखने का वो सबसे भयंकर तकलीफ देह वाली बात है इस स्थिति को बनाने के लिए। पिछले साल लगभग इस अभियान के दौरान 30 लाख बच्चे ने पूरे विश्व में अपने अपने देश के प्रमुखों को मिट्टी बचाओ के लिए निवेदन पत्र लिखा था और उसका बहुत ही सकारात्मक जवाब भी मिला था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसको बहुत सराहा था। पूरे विश्व से, विश्व के बहुत सारे सरकारों ने ये बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिया कि वो लोग मिट्टी पे काम करेंगे और जिसके फलस्वरूप अभी तक 81 देश मिट्टी बचाओ के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत के 9 राज्य भी मिट्टी बचाओ के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं अपने ईसा बिहार के जो हम वॉलंटियर्स थे, हमने बिहार में क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो हम सब लोग लगभग 100 से अधिक विद्यालय और संस्थानों में गए, बच्चों को इसके बारे में, छात्रों को इसके बारे में जानकारी दी, उन्हें अवेयर किया, अभिभावकों को बताया, शिक्षकों को बताया, किसानों को बताया, लोगों को जागरूक किया। पूरे बिहार से लगभग हजारों निवेदन पत्र प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ भेजे गए, उनको रिक्वेस्ट किया मिट्टी बचाओ के बारे में। हमारे एमएलएज, कुछ एमपीज को, कुछ कलाकारों को इसके बारे में बोला और उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट भी किया। हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा निकाली, जहाँ पे हम शहर शहर गांव गए, वहाँ पे भी थोड़े बहुत लोगों को अवेयर किया। कृषि विज्ञान केंद्र गए, बिहार के कृषि विज्ञान केंद्र ने और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस अभियान को सपोर्ट किया, इसको सराहा। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने इस अभियान को बहुत समर्थन दिया। महाबोधि टेम्पल जो गया में है, जो ये अभियान है, इसका जो बैनर है उसमें 2 कलर दिखेंगे, ग्रीन और ब्लू, उस कलर से रंग कर, चकमका कर इस अभियान का समर्थन किया। हमारे बिहार में एक सुरेंद्र यादव करके भैया आए थे, सुरेंद्र नस्वर यादव, वो आए, पूरे बिहार में वो लगभग घूमे। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी साइकिल से, लगभग 20 से 25 हजार किलोमीटर तक उन्होंने साइकिल चलाया था। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमने किया है, वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटा सा एक प्रयास था और इस प्रयास से हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि हम सब लोग इस अभियान से जुड़े या मिट्टी के बारे में बात करें, ताकि हम उस दिशा में ना जाए जिस दिशा में हमें जाना पसंद नहीं है। तो मेरे से मैं लगभग 1 साल से इस अभियान से जुड़ा था, तो मेरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछे गए थे, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एक सवाल था कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब सब जगह निराशा है। ये मैं ज़्यादातर स्कूल्स में गया था, तो ये किसी एक स्कूल के प्रिंसिपल का जवाब है और सवाल है। लगभग मैं जिस भी स्कूल में गया था वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस मिला था। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात के बारे में बता रहा हूँ कि हमें कहाँ पे चीज़ें रोक रही हैं। कुछ ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, दुनिया में बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अगर हम अपना दृष्टिकोण बदलें और सकारात्मक तरीके से देखें तो हम समाधान ला सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं।
प्रकृति खुद को ठीक कर लेगी, तुम चिंता मत करो। ये मुझे एक टीचर ने बोला था कि प्रकृति खुद को ठीक कर लेगी। बात सही है, प्रकृति खुद को ठीक कर सकती है, लेकिन अगर प्रकृति खुद को अपने आप से ठीक करती है तो वो बहुत ही क्रूर होगा। एक बार अर्थक्वेक आएगा, पृथ्वी इधर उधर हुई, हम सब नीचे, पृथ्वी ठीक हो जाएगी। अगर आपका समाधान वैसा है तो सर आपको प्रणाम है मेरा। अभी सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान दो। ये मुझे एक सवाल बोला गया था कि अपने सिर्फ कैरियर पे ध्यान दो, तो मैं अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन हमारा कैरियर, हमारा पढ़ाई का जो मेन बात होता है, जो मुख्य बात होता है कि हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो। और अगर हम बड़े दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं तो हमारे ही लोग डर जाते हैं कि इसका कैरियर खराब हो रहा है। मिट्टी के बारे में बात करना, ये कैरियर से आपका कनेक्टेड नहीं है तो कैसे? अगर आप बैंक मैनेजर हो या लॉयर हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रधानमंत्री हो, आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्या कर लोगे? तो कैरियर पे ध्यान दिया ही जा रहा है और ये चीज अगर देश प्रेम में नहीं आ रही है, आपके कैरियर में अगर आपका देश प्रेम नहीं है तो मैं इसको कैरियर नहीं मानता हूं। एक सर का सवाल था कि तुम आईएएस आईपीएस तो हो नहीं, तुम्हारी बातें सुनेगा कौन? तो सर न भगत सिंह आईएएस थे, न राजगुरु, न सुखदेव। उनके दिल में देश के लिए प्रेम था और मुझे लगता है कि मेरे दिल में अगर प्रेम हो और मेरे इरादे नेक हो तो लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे। इससे पहले मैं बात अपनी खत्म करूं, एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी है, उसको मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। एक बार एक जंगल में आग लग गया और आग लगा तो वहां के जो जीव जंतु थे भाग रहे थे। एक चिड़िया को पता चला, उसको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है और वो अपने घोंसले को बहुत प्रेम करती थी, अपने घर को, वो जो पेड़ था उसको बहुत प्रेम करती थी। वो थोड़ा सा ऊंचाई पे गई और जाके देखा तो एक सांप सा रेंगता हुआ आग उनकी तरफ आ रहा था। वो देख के बहुत परेशानी और नीचे गई, जाके सबको बताया कि चलो 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 आग बुझाते हैं, बहुत भयंकर आग हमारी तरफ आ रहा है। सारे जीव जंतु डर गए कि ये हमसे नहीं हो सकता है, भागो, हमारे पास कोई चारा नहीं है। सब लोग भाग गए, लेकिन वो छोटी सी चिड़िया गई अपने पंखों पे, छोटा सा नीचे एक झरना था तो वहां से जाकर उसने पानी को अपने पंखों पे उठाया और बूंद बूंद पानी को लेके आग बुझाने जा रही थी। एक बार गई, दो बार गई, तीन बार गई। ऊपर स्वर्ग में देवता, जो चिड़ियों के देवता थे, वो देख के हंस रहे थे कि देखो इसको, कितनी बेवकूफ चिड़िया है, आग बुझा रही है ये जंगल का आग अपने पंखों के छोटे छोटे पानी से, बूंदों से। लेकिन उसी देवताओं में एक गरुड़ देवता थे, उन्होंने इस चिड़िया को देखा और उनके दिल में ममता जगी। वो दौड़े भागे चले अपने पंख को खोलते हुए और आके इस चिड़िया से पूछा कि तुम इतने भयंकर आग को अपने पंखों से बुझाने की कोशिश कर रही हो, पंखों के छोटे छोटे बूंदों पानी से, कैसे संभव है ये? तो उस चिड़िया ने बोला, और उन्होंने पूछा कि क्यों क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तो उस चिड़िया ने बोला कि सिर्फ दो कारण है। एक कि अगर भविष्य में मेरा नाम अंकित हो, मेरा नाम लिखा जाए, तो वो नाम इसमें ना लिखा जाए कि मैंने आग लगाया या भाग गई, पर इसमें लिखा जाए कि मैं एक समाधान की हिस्सा थी, और दूसरा मैं अपना बेस्ट कर रही थी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारा छोटा सा प्रयास कुछ नहीं है, कोई काउंट नहीं होता है, हम छोटे से प्रयास करेंगे कौन देखने वाला है, क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलत है। आपका एक छोटा सा प्रयास भी आपको कहाँ लेके जा सकता है आपको पता नहीं है, बशर्ते आप प्रयास करें तो, क्योंकि एक विराट शक्ति है वो हमारा साथ जरूर देती है। अपनी बात को मैं खत्म करूं उससे पहले मैं एक अंतिम कविता रखना चाहूंगा आप सबके समक्ष। धरती मैया माफ करो मेरी गलतियां, हमने तुमको बंजर बनाया, खूब केमिकल्स खाद खिलाया, भूल गए हम तेरे बच्चे, तेरे से व्यापार कर बैठे, पर माँ की ममता कम न हुई, तू फिर भी हमको पोसती गई। अब हम भी माँ प्रण लेंगे, तेरे स्वास्थ्य के लिए समर्पण होंगे, रखेंगे तेरा अब से ख्याल, मिट्टी बचाओ के संकल्प के साथ, तू फिर से पूर्ण स्वस्थ होगी, हर पंछियों के गीत और पौधों का घर होगी। धरती मैया माफ करो मेरी गलतियां, तू न बाज थी न बाज होगी, तू माँ थी और माँ रहेगी। धरती मैया माफ करो मेरी गलतियां। अगर आपने मेरी बातों को अभी तक सुना है उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और आने वाली 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आइए अपने देश को एक भव्य दिशा दें, अपने देश के समाधान के बारे में सोचें, समस्या के समाधानों के बारे में सोचें, ना कि एक अलग समस्या बने। बहुत बहुत धन्यवाद।